ठीक है, तो नाउ अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास डेटा है, एक तो डेटा आप देख करके थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, राइट, कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर आप बेसिकली यहाँ पे जो आपको कॉलम की क्वालिटी मैंने आपको इनेबल कराया था, उससे भी आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं अपने कॉलम्स को, है ना, कि आपके पास कितना वैलिड डेटा है, कितने एरर वाले डेटा है, कितने एम्प्टी डेटा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको जितने भी डेटा दिख रहे हैं उसमें कोई भी डेटा इस तरह का नहीं है ना, जिसमें कि एरर्स या एम्प्टी डेटा हो, सारे वैलिड डेटा हैं, सब कुछ ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं अपने डेटा में कुछ कॉलम्स एनालिसिस के लिए मैं नहीं यूज़ करना चाहता, है ना। अब एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में मान लो आपके पास कोई डेटा आया, उस डेटा में लेट्स से 50 कॉलम है, बट उसमें से 25 कॉलम की एनालिसिस हो रही है, बाकी 25 कॉलम की नहीं हो रही, तो वो कॉलम हम लोग लोड करा के क्या फ़ायदा, है ना। तो बेटर है कि उस कॉलम्स को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये कॉलम यहाँ से डिलीट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके एक्चुअल सोर्स से डिलीट हो गया है, एक्चुअल सोर्स से डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे हम एनालिसिस करने के लिए बस क्लीन कर रहे हैं उसको, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मुझे ये जो आपका ये रो आईडी है, मुझे ये रो आईडी नहीं चाहिए, मुझे ये रो आईडी नहीं चाहिए, तो मैं इस रो आईडी को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए आइदर यू कैन गो फॉर राइट क्लिक एंड रिमूव इट, है ना, तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब रिमूव हो गया तो क्या ये वापस आ सकता है? कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल जी नहीं करना है। बेसिकली इसमें जितने भी स्टेप्स आप करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको वन बाय वन दिखाता रहता है कि कौन कौन से स्टेप आपने किया है। ये अप्लाइड स्टेप्स है ना। अप्लाइड स्टेप्स इसलिए देता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स से आपने कर तो दिया, लेकिन व्हाट इफ उस स्टेप को करने के बाद आपको लगा कि ये गलत स्टेप हो गया, वापस से हमको प्रीवियस स्टेप पे जाना था, तो आप स्टेप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रिमूव कर दिया कॉलम, अब रिमूव कर दिया तो अब गलती हो गई, अब दोबारा लेट्स से मुझे वही कॉलम चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, या तो दोबारा लोड कराऊँ, तो अब लोड कराना तो मुश्किल है, दोबारा लोड करने में उतना फिर टाइम लगेगा। तो ये स्टेप को अप्लाई करके रखता है कि आपने क्या क्या स्टेप करे, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आप स्टेप करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप यहाँ नोट होता रहता है ना, उसका एक लॉग जनरेट होता है। अगर वो लॉग आपको डिलीट करनी है, वो स्टेप आपको डिलीट करने हैं, तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ये क्रॉस का सिंबल है, क्लिक करते ही वापस आप प्रीवियस स्टेप पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, हर स्टेप पे आप देख सकते हो कि उस स्टेप में क्या क्या हुआ है ना। जैसे यहाँ पे सोर्स, पहले सबसे पहले सोर्स सेलेक्ट हुआ था, सोर्स के बाद नेविगेशन हुआ था, नेविगेशन के बाद हेडर प्रमोट हुआ था, और उसके बाद उस हेडर्स के टाइप चेंज हुए थे। ये 4 प्रोसेस ऑलरेडी पावर क्वेरी आपको करके देता है ना। उसके बाद के स्टेप्स आप करते हैं, है ना। ये 4 स्टेप्स एक्सेल की शीट पे ये करके देता है। सबसे पहला सोर्स सेलेक्ट करना, वो तो आपने बताया कि यहाँ से डेटा उठाना है, डेटा उठाया उसने, उसको नेविगेट किया, है ना। नेविगेशन में क्या है कि पूरा डेटा आया है, इसमें देखो आपका जो हेडर है वो हेडर भी इधर आया, नीचे आ गया डेटा के फॉर्म में, है ना, क्योंकि उसने पूरा का पूरा जो डेटा उठाया, उस डेटा को उसमें अभी हेडर को कंक्लूड नहीं किया कि हेडर कौन से हैं इसमें। ठीक है, उसने पूरा डेटा उठा लिया, डेटा उठाने के बाद फिर उसने देखा कि इसमें जो पहला रो है, फर्स्ट रो, वो हेडर है, तो उसको प्रमोट कर दिया एज ए हेडर, फर्स्ट रो को हेडर बना दिया। ठीक है, हेडर बनने के बाद क्या हुआ कि उन सभी हेडर्स के नीचे जो भी डेटा है उनका टाइप डिसाइड करना था, तो उसने क्या किया, उन सब का टाइप चेक किया और उन सब का टाइप देखा। अब आप देखोगे टाइप कैसे पता चलता है, यहाँ आप कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइप पता चलेगा, इसके ऊपर क्या टाइप है ना। इसके इस कॉलम के अंदर जो डेटा है उस डेटा का टाइप क्या है, तो वो आप इससे देख सकते हो। जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, मतलब इट्स ए न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, अगर ABC है मतलब एक टेक्स्ट डेटा है। ठीक है, अगर इस तरह का कैलेंडर बना हुआ मतलब डेट फॉर्मेट का डेटा है। ठीक है, अगर 1 2 3 है तो ये न्यूमेरिक डेटा है। शिप डेट, ये आपका जो है कैलेंडर वाला डेटा है। शिप मोड, ये आपका टेक्स्ट डेटा है। और आप और आगे जाएंगे तो एक मिलेगा 1.2,
हाँ ये 1.2, ये बेसिकली डेसिमल डेटा के लिए, ठीक है। तो हर एक डेटा का अपना एक सिंबल होता है, जिस सिंबल से आप चेक कर सकते हैं कि उस कॉलम के अंदर क्या डेटा रखा है, और आप उसका टाइप चेंज भी कर सकते हैं, राइट। चेंज करने के लिए सिंपली आप अपने डेटा टाइप पे क्लिक करो, क्लिक करते ही ये आपको ऑप्शंस देगा और भी, है ना। आप सबका सिंबल भी देख सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन से सिंबल का क्या मतलब है, और अगर आपको चेंज करना है तो वो क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक करते ही चेंज करने के लिए बताएगा कि चेंज करना है या नहीं करना है। जैसे इसमें रिप्लेस करेंट, मतलब उसी कॉलम में चेंजेस करने हैं या फिर एक नया स्टेप ऐड करना है, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर रिप्लेस करंट करते हैं तो इसके बाद नया स्टेप ऐड नहीं होगा, इसी स्टेप में वो चेंज करेगा, ठीक है। और अगर ऐड न्यू स्टेप करेंगे तो एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा, है ना। अब नया स्टेप ऐड होने से क्या होता है कि आप उस स्टेप को बाद में अगर आपको एडिट करना हो तो स्टेप एडिट कर सकते हैं बाद में, और कुछ आपको डिलीट करना हो, वही स्टेप अगर आपको डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रिप्लेस करंट करेंगे तो ऑलरेडी ये चेंज कर ही रहा है, उसी के साथ में ये हो जाएगा ना, एक नया स्टेप नहीं बनेगा, राइट। और कैंसिल करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टेप का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। स्टेप से आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की सारे स्टेप्स जो आपने करे हैं वो सब कुछ आपको समझ में आता है ना, कि हमने क्या क्या स्टेप किए हैं। स्टेप अगर आपको कभी चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो तो चेंज कर सकते हैं, कभी डिलीट करने की रिक्वायरमेंट हो तो डिलीट कर सकते हैं। और आफ्टर चेंजेस ऑल द स्टेप्स, बाद में जितना चेंज हमें करना था, जितना ट्रांसफॉर्मेशन करना था, अगर वो हो गया तो जो फाइनल आपका डेटा बना, उस फाइनल डेटा को अब आपको लेट्स से पावर व्यू पे लेके जाना है ना, उसका डैशबोर्ड या एनालिसिस करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन होता है अप्लाई करने का। जो पहला ऑप्शन आप देखोगे अप्लाई करने का ना, ऊपर जो आपके रिबन है, रिबन में पहला ही ऑप्शन अप्लाई करने का। क्लोज एंड अप्लाई एंड क्लोज, ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। जिसमें कि आप क्लोज एंड अप्लाई का मतलब कि आपका ये जो पावर क्वेरी का विंडो है ये क्लोज हो जाएगा और आपका डेटा अप्लाई हो जाएगा, है ना। जो चेंजेस आपने किए हैं उस चेंजेस के साथ में अप्लाई हो जाएगा और आपकी पावर व्यू पे वो डेटा पहुंच जाएगा। दूसरा, अगर सिर्फ अप्लाई करते हैं तो विंडो क्लोज नहीं होगी ये वाली, है ना, ये पावर क्वेरी की विंडो क्लोज नहीं होगी, लेकिन आपका डेटा अप्लाई हो जाएगा। क्लोज करते हैं तो बिना अप्लाई हुए ही ये आपका ये जो है विंडो है ये क्लोज कर देगा। तो ये तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यहाँ पे भी सोर्स को ओपन करने का ऑप्शन है ना। ज़रूरी नहीं कि उस पावर व्यू से ही आपको ओपन करना है, यहाँ से भी आप अपना सोर्स ओपन कर सकते हैं। जिस डेटा पे आपको काम करना है उस डेटा को आप यहाँ से भी ओपन कर पाएंगे। रिसेंट सोर्सेज, जो भी अभी रिसेंट सोर्सेज हैं आपके जो आपने ओपन किए हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और एंटर डेटा, मतलब आप डेटा बना सकते हैं, जैसा कल भी देखा था हमने, पावर व्यू पे भी डेटा बनाने का ऑप्शन था, डेटा बना सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, पावर बीआई जो जिस डेटा पे काम करता है वो डेटा एक्चुअली में एक टेबल होता है। चाहे आप कोई भी डेटा पिक करके लेके आए वो टेबल में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चाहे कोई भी डेटा हो आपके पास, चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो, चाहे वो CSV डेटा हो, चाहे वो किसी SQL का डेटा हो या किसी MongoDB का डेटा हो, कोई भी डेटा हो आपका यहाँ पे आएगा तो वो टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब टेबल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी एक, जब एक्सेल पढ़ रहे थे। टेबल की प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि टेबल के साथ में हेडर होना मैंडेटरी होता है, हर टेबल के साथ में हेडर होता है ना। और टेबल में हर एक सेल इंडिविजुअल होता है ना। टेबल में कोई भी मर्ज सेल नहीं हो सकते, है ना। आपकी शीट में मर्ज सेल होते हैं लेकिन आपके टेबल में मर्ज सेल नहीं होते। वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे उसके पास है। और टेबल डायनेमिक भी होता है ना। टेबल डायनेमिक होता है, मतलब इसका रेफरेंस कहीं आप यूज़ करेंगे तो अगर यहाँ चेंज होगा तो आप जहाँ पे इसका रेफरेंस यूज़ करें वहाँ भी चेंजेस होते रहें। मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज इसके पास है, इसीलिए आपका जो डैशबोर्ड यहाँ पे बनता है वो सब कुछ डायनेमिक काम करता है, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस, जैसे अभी हमने चेंजेस किए, इस रो आईडी को मैंने रिमूव किया तो रो आईडी यहाँ पे रिमूव कॉलम वाले स्टेप में आ गया, ठीक है। दूसरा कि अगर आपको कोई रो रिमूव करनी है, जैसे मुझे क्या करना है कि स्टार्टिंग के ये 10 रो रिमूव करने हैं, ये 10 रोज मुझे नहीं चाहिए,
तो रो रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ से आपको मिलता है। यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, ये 4-5 रो सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया। रो यहाँ पे ऐसे रिमूव नहीं होगा। रो रिमूव करने के लिए आपको रिमूव रोज पे जाना पड़ेगा, है ना। और रिमूव रोज पे आपको कौन सा रो किस तरीके से रिमूव करना है वो ऑप्शन दे रखा है। जैसे आपको स्टार्टिंग के 10 रोज रिमूव करने हैं तो आपने बता दिया टॉप रोज। टॉप रोज पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कितने टॉप रोज रिमूव करने, तो नंबर ऑफ रोज, तो मैंने दिया 10, तो टॉप के 10 रोज ये रिमूव कर देगा। टॉप के 10 रोज ये रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर आपको बॉटम से करने हैं तो बॉटम का नंबर आप दे दो, बॉटम से कितने रिमूव करने हैं। ऑल्टरनेट रोज रिमूव करने हैं। ऑल्टरनेट रोज का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, इस तरह से आपको अगर ऑल्टरनेट रोज रिमूव करने हैं तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रोज को रिमूव करने के हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब अगर आपके डेटा में किसी कॉलम में डुप्लीकेट रोज हैं। डुप्लीकेट रोज मतलब जैसे आप इसकी बात करें ऑर्डर आईडी की, तो ऑर्डर आईडी में कई सारे ऑर्डर आईडी आपको सिमिलर मिल जाएंगे, है ना। जैसे ये है 2014 115812, ये भी 115812, दोनों ऑर्डर आईडी सेम है। तो अगर आपको एक सिंगल ऑर्डर आईडी ही रखनी है तो आप इसका जो है इस कॉलम को सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देगा। मतलब जितने भी डुप्लीकेसी थी वो खत्म हो गई इसमें से, है ना। तो ये आप कर सकते हैं अपने डुप्लीकेट डेटा के ऊपर, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस कॉलम में डुप्लीकेट डेटा आप ढूंढ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है रिमूव ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज का मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है जिसमें कोई रो पूरी तरह से ब्लैंक है ना। बीच में मान लो कोई बीच में या ऊपर में क्या होता है कि जब भी हम कोई शीट एक्सेस करते हैं किसी उससे, तो कई बार हमारी जो शीट बनी होती है उस शीट में क्या होता है ऊपर में टाइटल लिखा होता है ना। हम लोग अपने टेबल के लिए टाइटल लिखते हैं और फिर नीचे से डेटा स्टार्ट करते हैं, बीच में गैप रखते हैं एक रो का, रखते हैं जनरल केसेस में, है ना। अगर मुझे वो चीज़ हटानी हो तो हम हटा सकते हैं रिमूव ब्लैंक रोज की हेल्प से। रिमूव ब्लैंक रोज मतलब बीच का कोई रो आपका जो है वो ब्लैंक हो गया है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव एरर्स, अगर आपका कोई ऐसा रो जिसमें एरर कंटेंट है, आपने मान लो एक्सेल से कोई डेटा उठाया लेकिन उस एक्सेल की शीट के उस सेल पे कोई कैलकुलेशन कर रखी थी लेकिन वो कैलकुलेशन एरर दे रहा था, आपने छोड़ दिया वैसे ही और आपने इस पे लोड करा दिया उसको, तो एरर के साथ में ही लोड होगा। अब एरर के साथ में अगर लोड हुआ और वो डेटा मुझे नहीं चाहिए तो मैं उस एरर वाले रो को रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ आई। तो इस तरह से रोज को रिमूव करने के ये सारे ऑप्शन है, राइट। अच्छा, कोई भी डेटा डायरेक्टली डबल क्लिक करके आप चेंज नहीं कर सकते जैसे आप एक्सेल पे करते हैं। एक्सेल की सेल पे जाते हो, डबल क्लिक करते हो, यू कैन एडिट द वैल्यूज, बट हियर यू कैन नॉट। एवरी सेल इज लॉक्ड, हर सेल लॉक्ड है, ठीक है। तो किसी सेल में आप एडिट नहीं कर पाएंगे नॉर्मली जैसे आप एक्सेल पे करते हैं। तो अगर आपको कोई डेटा चेंज भी करना हुआ तो यू हैव एन ऑप्शन टू रिप्लेस वैल्यू। आपको चेंज करने का जो ऑप्शन है वो रिप्लेस करने का है बेसिकली, है डायरेक्टली चेंज करने का नहीं है। तो वो उस सेल को जिस जहाँ पे भी आपने जो भी डेटा दिया होगा, मान लो ये डेटा हमने शिप मोड मैंने सेलेक्ट किया लेट्स से यहाँ पे, है ना। और शिप मोड सेलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ डेटा रिप्लेस करना था, जैसे मुझे ये फर्स्ट क्लास का डेटा रिप्लेस करके कुछ दूसरा क्लास लिखना था, है ना। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया। पहले इस कॉलम को क्लिक करेंगे फिर रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज टू फाइंड, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट क्लास, इस वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। रिप्लेस किससे करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पे दिया प्रीमियम क्लास, फर्स्ट क्लास को मैंने बोल दिया प्रीमियम क्लास।
तो जहाँ जहाँ पे फर्स्ट क्लास है वहाँ पे मैं प्रीमियम क्लास के नाम से उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, और इसको कर दिया मैंने ओके। तो पूरे डेटा सेट में जहाँ जहाँ पे फर्स्ट क्लास है वहाँ पे अब आपको प्रीमियम क्लास दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी सेल पे डायरेक्टली चेंज करने की बजाय रिप्लेस का एक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक आपको ऑपरेशन दिया गया स्प्लिट कॉलम का। स्प्लिट कॉलम में क्या होता है कि किसी भी कॉलम का डेटा उसकी वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कराना। जैसे आपके पास लेट्स से किसी कॉलम के अंदर फुल नेम दिया हुआ है, आपको उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आप यूज करते हैं स्प्लिट कॉलम, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे ऑर्डर आईडी जैसे आपकी यहाँ पे दे रखी है, मुझे ऑर्डर आईडी की जो आईडी है, एक तो दे रखा है सीए के बाद दे रखा है ईयर नंबर, और उसके बाद दे रखा है ये 115812। हाँ, मुझे ये जो 115812 114412 जो आईडी है एक्चुअल ऑर्डर आईडी, उसको मुझे किसी दूसरे कॉलम में रखना है। तो इस कॉलम को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कॉलम का यहाँ ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको दे रखा है बाय डिलिमीटर, है ना। आप स्प्लिट कॉलम किस बेसिस पे करेंगे? डिलिमीटर के थ्रू। डिलिमीटर का मतलब होता है सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर मतलब आपका डेटा किस कैरेक्टर से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे डेटा किस कैरेक्टर से सेपरेटेड है? हाइफन। हाँ, समझ नहीं आया। अब जैसे मान लो ये डेटा है आपका ऑर्डर आईडी का, मुझे इस ऑर्डर आईडी के डेटा में ये आपको तीन चीज़ें दे रखी है, CA 2014, है ना, और ये मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से ये तीनों डेटा CA 2014 और 115812 तीनों को अलग अलग कॉलम में रखना है, स्प्लिट करना है काइंड ऑफ, और स्प्लिट करके डिफरेंट कॉलम्स में रखना है। ठीक है, तो आप इस स्प्लिट करने के लिए आप क्या करते हो, आप या तो ऑप्शन है आपके पास कि स्प्लिट किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको स्प्लिट करना है डिलिमीटर के थ्रू, डिलिमीटर का मतलब होता है सेपरेशन वाले कैरेक्टर जिससे आपका डेटा सेपरेटेड है। ठीक है, तो आपका डेटा सेपरेटेड किससे है? हाइफन से। तो डिलिमीटर अगर आप यूज करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डिलिमीटर है वो हाइफन है। ठीक है, तो अगर आप मैं डिलिमीटर यूज करूं तो बाय डिफॉल्ट इसने देखो अपने आप ही उठा लिया हाइफन, आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्प्लिट ऐड का ऑप्शन है। स्प्लिट ऐड का मतलब कि आपको जो डेटा उठाना है या डेटा स्प्लिट करना है वो लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर से करना है, या राइट मोस्ट डिलिमीटर से करना है, या ईच अक्रेंस ऑफ डिलिमीटर से करना है। तो अगर लेफ्ट मोस्ट से करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे है ये CA के बाद वाला जो है ना, तो CA अलग हो जाएगा और बाकी डेटा अलग हो जाएंगे। मतलब दो ही इसमें स्प्लिट निकलेंगे, एक CA होगा और एक दूसरा 2014 और हाइफन 115812, मतलब दो कॉलम में स्प्लिट होगा। ठीक है, राइट मोस्ट करेंगे तो क्या होगा, CA 2014 एक साथ हो जाएगा और बाकी 11518812 वो अलग हो जाएगा। मतलब इसमें भी दो ही स्प्लिटिंग निकलेंगे। लेकिन अगर ईच अकरेंस करेंगे तो तीन स्प्लिट निकलेंगे, CA अलग होगा, ये ईयर अलग होगा, और आपका ये नंबर्स अलग होंगे। ठीक है, तो आप जो भी चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ईच अकरेंस किया, ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पे CA आपको मिल गया अलग, ईयर मिल गया अलग, और ऑर्डर की आईडी मिल गई अलग। ठीक है, सो यू हैव एन ऑप्शन टू स्प्लिट द कॉलम डेटा इनटू मल्टीपल कॉलम्स, राइट। एंड आफ्टर दैट यू कैन चेंज द नेम। जो आपका ये कॉलम का नाम बन के आया वो आया है ऑर्डर ID.1, ऑर्डर ID.2, ऑर्डर ID.3। आप चाहें तो इसको डबल क्लिक करके इसका नाम एडिट कर सकते हैं कॉलम का, है ना।
जैसे मैं यहाँ पे इसको बोलना चाहता हूँ कंट्री कोड, कंट्री कोड, क्योंकि ये कंट्री कोड है एक्चुअली, कनाडा एंड यूएस, है ना। ये जो कंट्री कोड है ये कनाडा और यूएस का है। तो जहाँ जहाँ पे सी है वो कनाडा का है, जहाँ जहाँ पे यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स है। और ये है आपका ईयर, तो मैं इसका नाम दे देना चाहता हूँ ईयर, ठीक है। और इसको दे दिया मैंने ऑर्डर आईडी, तो तीनों का हमने नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा में स्प्लिटिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि डेटा कई जगह पे कंबाइंड होते हैं, आपको उसको अलग अलग करके एनालिसिस करनी होती है। तो स्प्लिटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्प्लिट। ठीक है, ओके। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर ही कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक स्प्लिट करने का जो अभी हमने कर लिया, रिप्लेस करने का जो हमने कर लिया, ग्रुप बाय करने का। ग्रुप बाय का मतलब होता है कि आपके पास कोई कॉलम है जिसमें जिस कॉलम को ग्रुप करके आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है ना। जैसे मैं इस पूरे डेटा सेट में लेट्स से मेरे पास जो कंट्री है, कंट्री या कंट्री कोड है, चलो कंट्री कोड है, कंट्री कोड के बेसिस पे मुझे क्या करना है कि अपने सेल्स को सम करना है यहीं पे, है ना। एक मुझे नया टेबल चाहिए जिसमें कंट्री कोड के बेस पे आपको सेल्स का टोटल सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप बाय कर सकता हूँ। तो मैं इस कॉलम को कंट्री कोड जो अभी हमने बनाया, इसी कंट्री कोड को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप बाय पे क्लिक किया। अब ग्रुप बाय पे क्लिक करते ही ये आपको कुछ ऑपरेशन बताएगा, ठीक है। ऑपरेशन में क्या है कि पहले तो कौन सा कॉलम नेम चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल। किसके बेसिस पे? ग्रुप बाय इसके बेसिस पे हो रहा है, ग्रुप बाय कंट्री कोड के बेसिस पे हो रहा है। टोटल सेल्स आपको दिख रहा है, टोटल सेल्स मुझे चाहिए, तो ऑपरेशन किस पे लगाना है? तो ऑब्वियसली मुझे सम का ऑपरेशन लगाना होगा। किस पे लगाना होगा? तो मुझे सेल्स पे लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉलम पे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। तो कंट्री कोड के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी और सेल्स के बेसिस पे सम होगा। बस समझ आई? ओके करते ही आप देखोगे यहाँ पे कंट्री कोड के बेसिस पे आपका ये टोटल सेल्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। मतलब इस कंट्री कोड पे ये सेल, कनाडा के लिए जो सेल्स है वो ये है, यूएस के लिए जो सेल्स है वो ये है ना। तो ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुपिंग करता है आपके डेटा की और उसके बेसिस पे कोई एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। एग्रीगेट ऑपरेशन में आपका सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है, काउंटिंग हो सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। अगर आपको कुछ चेंजेस भी करने हैं तो आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। मान लो यही स्टेप वापस से चेंज करना है, तो आप जो स्टेप आपने यहाँ पे देखा, यही स्टेप आपने किया अभी, ये लास्ट स्टेप यही था आपका। इस स्टेप के राइट हैंड साइड पे आपको एक गियर जैसा ऑप्शन दिखेगा, डबल क्लिक करेंगे, ये उसी ऑपरेशन को ओपन कर देगा। अब आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको कंट्री कोड के बेसिस पे नहीं चाहिए था, तो आप अपना जो है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई दूसरा। जैसे मैंने सेगमेंट के बेसिस पे चाहिए तो मैंने सेगमेंट पे क्लिक कर लिया, और यही ऑपरेशन सेगमेंट के बेसिस पे आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो एडिट कर सकते हैं, आपका स्टेप चेंज नहीं हुआ, स्टेप वही है, स्टेप वही है, लेकिन स्टेप में एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये कैलकुलेशन वाले कॉलम चेंज करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ऑपरेशन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं अपने डेटा के ऊपर। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी की, ठीक है। मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी क्या होता है? आपके मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना, है ना। मान लो आपके पास कोई डेटा है जो कि जिसमें मान लो
आपकी कोई कोई कंपनी है जो अलग अलग जोन में काम करती है ना, और उनके पास अपना एक डेटा इकट्ठा होता रहता है अलग अलग जोन का, है ना, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, लेट्स से सबका अलग अलग डेटा है। हमको उनको एक ही साथ में एनालिसिस करनी है, लेकिन वो सारे शीट अलग अलग हैं, वो सारे टेबल अलग अलग हैं, उनको कंबाइन करके मुझे एक फाइनल जो है वो क्रिएट करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हर जोन का डेटा होना चाहिए, है ना। तो ये कंबाइन कैसे होगा, वो कंबाइन करने के लिए मर्ज और अपेंड का आप यूज़ करेंगे। और अपेंड में क्या है डिफरेंस है और मर्ज में क्या डिफरेंस है, अपेंड और मर्ज क्या होती है? अपेंड में, अच्छा, मर्ज में वैल्यू क्या कर सकते, सब्ट्रैक्ट। दोनों का मतलब ज्वाइनिंग होता है, लेकिन मर्ज एक रिलेशनशिप बेस्ड ज्वाइनिंग है। जैसे आप एसक्यूएल पढ़े हो आप, है ना, एसक्यूएल में आपको ज्वाइन बताया था, ज्वाइन की क्वेरी बताई थी, जब मल्टीपल टेबल को आप ज्वाइन करते हैं। तो मल्टीपल टेबल को जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग में क्या होता है कि आपके टेबल के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब एक कोई ऐसा कॉलम जो कॉमन हो दोनों में, है ना, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं मर्जिंग, ठीक है। और अपेंड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको जोन का जैसे अभी एग्जांपल दिया, एक जोन का मेरे पास कोई डेटा है, दूसरे जोन का डेटा है, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, बस डेटा ही तो डिफरेंट होगा, कॉलम तो सेम होंगे ना। तो जब मुझे उसी डेटा के नीचे दूसरा डेटा प्लेस करना हो, उसके नीचे तीसरा डेटा प्लेस करना हो, तो वो हो जाता है, हाँ हाँ, रोज ऐड करने हो, राइट, आपको रोज ऐड करने हो। बस पहला जोन लिया मैंने, पहले जोन के डेटा के नीचे दूसरे जोन का डेटा, तो कॉलम तो उनके रिलेशनशिप बेस्ड नहीं है, कॉलम ही सारे सेम है, कॉलम सारे सेम मिलेंगे आपको, बस वैल्यूज डिफरेंट है, डिफरेंट जोन का डेटा हो। तो आप क्या कर रहे हो, एक जोन के नीचे दूसरे जोन का डेटा, तो वो अपेंड का ऑपरेशन है, फाइन। तो अपेंड ऑपरेशन के लिए अपेंड क्वेरी, मर्ज ऑपरेशन के लिए मर्जिंग की क्वेरी, राइट। तो मर्ज क्वेरी, लेट्स से अभी हमारे पास ऑर्डर का एक डेटा है, चलिए ये ग्रुपिंग, पहले ग्रुपिंग वाला डेटा हटाते हैं, अभी मैंने ग्रुपिंग वाला डेटा रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, मान लो ये डेटा अभी जो ग्रुपिंग वाला हमने किया था उसको एज इट इज़ रखना है, लेकिन मुझे ऑर्डर का कोई दूसरा टेबल बनाना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ग्रुपिंग करी थी इसको मैं एज इट इज़ रखूँ, टोटल सेल्स, इसको एज इट इज़ रखते हैं, और मैं चाहता हूँ ऑर्डर के किसी दूसरे डेटा पे मुझे काम करना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस ऑर्डर टेबल का एक डुप्लीकेट टेबल बना सकता हूँ, है ना। मुझे अगर ऑर्डर पे ही काम करना है, अब चूंकि मैंने इतना प्रोसेस कर दिया, तो इतना प्रोसेस करने के बाद मैं नहीं चाहता कि भाई मैं किसी प्रोसेस को रिमूव करूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि फिर से मुझे ऑर्डर के डेटा पे काम करना है अलग तरीके से, तो ऑर्डर के डेटा पे ही दूसरे तरीके से कैसे काम होगा, तो इसी टेबल का मैं एक डुप्लीकेट टेबल बना सकता हूँ, राइट। तो डुप्लीकेट टेबल बनाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट बनाने का एक ऑप्शन है, तो इसी टेबल का ये डुप्लीकेट बना देगा, ठीक है, विथ ऑल द प्रोसेस, ऑल द स्टेप्स के साथ में। अब इसमें चाहे तो आप अपना स्टेप रिमूव कर सकते हैं ना, आपको जो स्टेप नहीं चाहिए वो स्टेप आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसमें से रिमूव नहीं होगा कुछ, उसमें जहाँ तक आपका डेटा बना हुआ था वो है, इस वाले में आप अपना स्टेप रिमूव कर लीजिए क्योंकि ये डुप्लीकेट डेटा है, ठीक है। इसका नाम भी चेंज अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे इसने ऑर्डर ब्रैकेट में 2 दे दिया है, आप इसका नाम चेंज करना चाहे तो यहाँ पे आप चले जाओ अप्लाइड स्टेप के ऊपर, और ऑर्डर्स आप नाम रख दो ऑर्डर्स अंडरस्कोर न्यू, ठीक है। तो आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इस टेबल का करना है तो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, या फिर होम पे भी ऑप्शन होता है मैनेज का, मैनेज में भी डुप्लीकेट आता है,
ठीक है, अब मैं ऑर्डर के साथ दोबारा कोई दूसरा प्रोसेस कर सकता हूँ, है ना। एक प्रोसेस तो मैंने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, इतना हो गया। इसके बाद ऑर्डर पे ही मुझे कोई दूसरा प्रोसेस करना था, इसी का डुप्लीकेट बनाया, बाकी जितने स्टेप्स किए थे वो मैंने हटा दिए सब कुछ, है ना। अब बिल्कुल जो फ्रेश डेटा है अब ऑर्डर का आपको यहाँ पे मिल गया। अब इस पे जो आगे का प्रोसेस आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मर्जिंग करना चाहता हूँ। किसके बेसिस पे? तो ये जो पीपल है और रिटर्न है, आप देखोगे यहाँ पे जो कल हम लोगों ने ये टेबल लोड कराया था पीपल का और रिटर्न का, वो आपको दिख जाएगा, जिसमें कॉलम 1 है पीपल में क्या है कि कॉलम 1 है पर्सन और रीजन, लेकिन हेडर बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसका हेडर जो है पर्सन और रीजन को हेडर में होना चाहिए था, पर्सन और रीजन को हेडर में होना चाहिए था। तो इसको इसने हेडर बनाया नहीं है, तो अब क्या करें, तो हम हेडर बना सकते हैं। कैसे? ट्रांसफॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर का ऑप्शन है, होम पे ही ट्रांसफॉर्म वाला जो ग्रुप है उसमें आपको दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। क्लिक करते ही आप देखोगे पर्सन और रीजन हेडर में पहुंच गया। ठीक है, तो ये ठीक हो गया हमारा। दूसरा रिटर्न, रिटर्न में भी रिटर्न और ऑर्डर आईडी, ठीक है, इसको भी आपको यूज फर्स्ट रो एज हेडर करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे ये जो रिटर्न वाला डेटा है ये अलग से मिला है ना, मुझे अलग से मिला। मुझे क्या करना है, ऑर्डर वाले डेटा के साथ ही इसको मर्ज कराना है कि कौन सा ऑर्डर प्लेस हुआ था और वो ऑर्डर रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। कई लोग होते हैं जो रिटर्न करते हैं, कई लोग होते हैं रख लेते हैं चीज़ें, है ना। जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मुझे जो सामान डिलीवर हो मैंने रख लिया, मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पसंद नहीं है तो मैंने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न का इसने क्या किया, एक अलग से डेटा बना दिया कि भाई जिस जिस ऑर्डर आईडी से रिटर्न आया है उस ऑर्डर आईडी को आपने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि मुझे इस रिटर्न वाले डेटा को इस ऑर्डर वाले डेटा के साथ ही मर्ज कराना है। मतलब मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए रिटर्न के नाम से कि वो ऑर्डर रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो ऑर्डर आईडी मैच होगी उसके आगे लिखा आएगा यस, है ना। जो ऑर्डर आईडी मैच नहीं होगी उसके आगे लिखा आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा आएगा क्योंकि नो हमें बाद में बनाना पड़ेगा, क्योंकि नो वाला हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ यस वाला डेटा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑर्डर न्यू पे, मर्ज क्वेरी पे। अब मर्ज क्वेरी पे आप जाएंगे, मर्जिंग करनी है रिलेशनशिप के बेस पे, अपेंड तो होगा नहीं यहाँ पे, यहाँ क्या है मर्जिंग हो रहा है। तो मर्जिंग पे हमें क्या करना है, मर्ज और मर्ज एज न्यू दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मर्ज का मतलब कि एग्जिस्टिंग टेबल में ही मर्ज करना है, मर्ज एज न्यू का मतलब एक नया टेबल आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसी सेम टेबल में मैं बनाऊं, मुझे नया टेबल नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा मर्ज क्वेरी, तो मैं यूज करूंगा मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टेबल मिल गया ऑर्डर न्यू का, क्योंकि इसी टेबल में ऐड होना है नया कॉलम। ठीक है, और मर्ज किसके साथ करना है, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा टेबल सेलेक्ट करने का। तो कौन सा टेबल सेलेक्ट करें, ऑर्डर न्यू तो सिलेक्टेड ही है, रिटर्न, रिटर्न का डेटा मर्ज करें ना। ये टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिस पे मुझे मर्ज करना है, जिसके साथ मर्ज करना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, तो रिटर्न्स के साथ। कैसे मर्ज करना है, तो ज्वाइन काइंड मतलब ज्वाइन करने का तरीका। अब एसक्यूएल में आपने लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, है ना, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन ये सब पढ़ा था, है ना, फुल ज्वाइन, वही ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ भी है सेम। तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूं तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि ये जो लेफ्ट वाला टेबल है, जो सबसे पहला टेबल सेलेक्ट करते हैं वो लेफ्ट टेबल होता है, लेफ्ट टेबल का डेटा मुझे पूरा मिल जाएगा, है ना। और राइट टेबल से जो मैचिंग डेटा है वो मिलेगा, कॉमन डेटा भी मिलेगा, अनकॉमन डेटा भी मिलेगा। बात समझे,
ये लेफ्ट ज्वाइन में ये होता है। राइट ज्वाइन करते तो क्या होता है, राइट वाला टेबल मिलता है। ठीक है, तो अभी मुझे कौन सा टेबल चाहिए, और अगर इनर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इनमें से जो कॉमन डेटा होगा सिर्फ वही मिलेगा। मतलब मुझे सिर्फ डेटा तो ये मिल जाएगा ऑर्डर वाला, लेकिन सिर्फ वही डेटा मिलेंगे जिसका रिटर्न हुआ है। अगर मैं इनर ज्वाइन करता हूँ तो जिसका रिटर्न हुआ है सिर्फ वही डेटा आपको मिलेगा, जिसका रिटर्न नहीं हुआ वो डेटा हट जाएगा। राइट, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे डेटा चाहिए ऑर्डर के, है ना, जिसका रिटर्न हुआ है या जिसका रिटर्न नहीं हुआ है वो सारे डेटा मुझे चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। राइट, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है कि किस के बेसिस पे ये रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, ऑर्डर आईडी के बेस पे। तो ऑर्डर आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पहले टेबल में से ऑर्डर आईडी को आप सेलेक्ट करो, और दूसरे में भी आप ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करो। आप दोनों में ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करोगे, जिससे उसको ये पता चलेगा कि इस ऑर्डर आईडी के बेस पे ये रिलेशनशिप क्रिएट होनी है। ठीक है, और देन आप कर दो, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कितने सिलेक्शन मैच हुए हैं आपके, 800, मतलब 800 लोगों ने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली थी, है ना, जिनका रिटर्न हुआ है, और 9994 जो डेटा है वो रिटर्न के लिए उसने रिक्वेस्ट डाला ही नहीं। मतलब हाँ, मतलब ये हाँ ये टोटल है। हाँ, बाकी जो बचा हुआ है दिस -800 वो नो वाले हैं, मतलब जिसने रिटर्न नहीं डाला है। ये फजी एक तरह का लॉजिक होता है, एडवांस लॉजिक होता है मैचिंग कराने का, है ना, एडवांस कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। ठीक, ओके। अब ओके करते ही ये आपका एक रिटर्न वाला कॉलम ऐड कर देगा आपके इस टेबल के साथ। ठीक है, दिख गया सभी को, चलो बेटर। अब इसमें क्या करना है, अब इसने मर्ज क्या करा है, तो इसने मर्ज करा दिया पूरा टेबल ही, इसने पूरा टेबल मर्ज करा दिया, लेकिन मुझे तो कॉलम चाहिए था ना, मुझे तो बस ये चाहिए था कि रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे पूरा टेबल तो नहीं चाहिए था। तो मैं इस टेबल को एक्सपैंड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो रिटर्न के राइट हैंड साइड पे आपको ये एक्सपैंड करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, एक्सपैंड पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि आप इसमें से कौन सा डेटा रखना चाहते हो। तो ऑर्डर आईडी तो ऑलरेडी है अपने पास, ऑर्डर आईडी तो हमें रखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो ऑर्डर आईडी को आप हटा दो, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे ये चाहिए कि रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है, इसका येस और नो, येस वाला जो डेटा है वो चाहिए। तो मैंने रिटर्न को क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। अब जहाँ जहाँ पे आपका ऑर्डर रिटर्न हुआ है, जिस जिस ऑर्डर का रिटर्न हुआ है वहाँ पे येस दिख रहा है, और जो ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ है वहाँ पे नल दिख रहा है, क्योंकि वो डेटा था ही नहीं इसके पास, तो उसने नल डाल दिया। अब क्या करना है, अब जहाँ जहाँ पे नल है उसको रिप्लेस करना है नो में। रिप्लेस कर सकते हैं, चलिए रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस वैल्यू, ठीक है, किसके साथ, नल को रिप्लेस करना है किसके साथ, नो के साथ। तो आपने दे दिया नो और इसको कर दिया ओके। अब देखो यस नो का पूरा डेटा आपका बन गया। अब ये बन गया आपका पूरा टेबल विथ ऑल रिटर्न वैल्यूज, टेबल को मर्ज करके। ठीक है, अब दो अलग अलग टेबल, लेकिन अब ये सिंगल टेबल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, अब एनालिसिस और भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। पीपल का डेटा मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें करा के करेंगे क्या, 4 ही तो पर्सन का डेटा दे रखा है, कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो। ये रीज़न तो ऑलरेडी है अपने पास, ऑर्डर न्यू के अंदर आपको रीज़न वाला कॉलम मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि इसको कराने की कहीं ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न
सबका रीजन दे ही रखा है, तो अलग से रीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न वाला डेटा सही है, रिटर्न वाला डेटा आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पे अब कॉलम का नाम रीनेम करके रिटर्न कर दो। ठीक है, समझ आया क्या कर रहे हैं? तो आपने अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें किया था हमने, जो डेटा आपको जो कॉलम रखना था वो रखा, जो हटाना था हटाया। ठीक है, स्प्लिट किया और ग्रुपिंग करके आपने उस पर कुछ कैलकुलेशन भी कर लिए। दूसरे में आपने स्प्लिट किया, सॉरी मर्ज किया। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस जैसे अपेंड क्वेरी करनी है तो अपेंड के लिए अलग से डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ डेटा प्रोवाइड कराता हूँ, उस डेटा पे हम लोग बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, डेटा सेट वाला, राइट, मैं दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें। एक मैंने आपको जिप फाइल दी है, डाउनलोड करो उसको। जिप फाइल के अंदर और भी डेटा सेट्स हैं कई सारे, तो उसके बेसिस पे और भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग समझ सकते हैं कि और कितने तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, डेटा सेट्स के नाम से दिया एक फोल्डर। एक्सट्रैक्ट करो पहले उसको, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, अब उस फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, और भी फोल्डर्स मिल जाएंगे, लाइक कंबाइन एक्सेल, एक्सेल सी एस, ये सी एस वी एक्सेल। अच्छा, ये है क्या, जेसन फाइल है आपके पास? देखना, डेमो डॉट जेसन, सबसे लास्ट में एक फाइल बनी होगी, नहीं है? वो मैं अलग से भेजूंगा। ठीक है भाई, तो अभी इसमें आप देखोगे कई सारे अलग अलग डेटा है ना, जिसमें कि मेरे पास एक डेटा है मर्ज मल्टीपल वर्कबुक, ये फोल्डर है एक। इसके अंदर किसी कंपनी का डेटा है, जिस कंपनी में अलग अलग शिफ्ट चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जनरल शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, है ना, 4 शिफ्ट में लोग काम करने आते हैं। अब उन सारे लोगों का डेटा यहाँ पे बना हुआ है, आपको उनको कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बनाना है। आपको उनको कंबाइन करके एक सिंगल टेबल में क्रिएट करना है, ताकि आप एक ही टेबल में उन सबका डेटा एनालाइज कर सकें। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपेंड करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, अपेंड। मर्ज, मर्ज का मतलब रिलेशनशिप के बेस पे होता है, रिलेशनशिप थोड़ी हो, डेटा तो एक ही होगा, कॉलम्स तो एक ही होंगे, बस उनका डेटा अलग अलग वर्कबुक में है ना। जैसे आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें एम्प्लॉय का नाम दे रखा है और उसकी प्रोडक्टिविटी का कुछ नंबर दे रखा है। सेम आप दूसरे पे भी जाओगे तो आपको ये चीज़ें सेम मिलेगी। जनरल शिफ्ट के डेटा में भी एम्प्लॉय का नाम दे रखा है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ विद डिफरेंट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन ये जनरल शिफ्ट का एम्प्लॉय है, राइट, तो कॉलम तो सेम है, तो आप मर्ज तो कर नहीं सकते, है ना। मर्जिंग में आपको रिलेशनशिप वाले कॉलम बताने पड़ते हैं, राइट, तो यहाँ आपको अपेंड करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करेगा। पावर बीआई इस पे गए, पावर क्वेरी पे गए, पावर क्वेरी से मैं ही एक्सेस कर रहा हूँ एक्सेल वर्कबुक। डेटा सेट आप डाउनलोड करना, इसी में कर सकते हैं, पावर क्वेरी तो एक ही साथ कर सकते हो। क्या चीज़ मतलब, क्या ओपन नया करना है? फाइल नहीं, फाइल बनाने की जरूरत।
जब नई चीज़ करेंगे, जैसे पावर क्वेरी कंप्लीट हो करके जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो नई फाइल बना सकते हैं। हाँ, डेस्कटॉप पे गए, पावर BI 12 PM, ठीक है, डेटा सेट्स, मर्ज डिफरेंट टेबल, नहीं सॉरी, मर्ज मल्टीपल वर्कबुक। अब इसमें इवनिंग शिफ्ट, जनरल, मॉर्निंग और नाइट, ये चार, ये अपडेटेड वाला यूज़ नहीं करना, अपडेटेड वाला हटा सकते हो। इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट का डेटा अगर आपको ओपन करना, अच्छा चारों एक साथ ओपन नहीं कर सकते, एक बार में एक ही वर्कबुक लोड होती है, एक बार में एक ही वर्कबुक लोड हो सकती है। तो आपको एक ही वर्कबुक पे टेबल, आप एक साथ में कई सारे, एक वर्कबुक के अंदर कोई शीट है या टेबल्स हैं, तो उसमें अगर मल्टीपल टेबल्स है तो मल्टीपल टेबल एक साथ में लोड हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वर्कबुक एक साथ में लोड नहीं होगा। बात समझे? तो यहाँ पे हम क्या करें, वर्कबुक को सिलेक्ट करें, क्योंकि हर डेटा अलग अलग वर्कबुक में है, अलग अलग शीट में नहीं है, अलग अलग वर्कबुक में। ठीक है, तो अलग अलग वर्कबुक में है, तो एक बार में एक ही वर्कबुक आपकी सिलेक्ट हो पाएगी। अब जैसे मैंने पहला वर्कबुक इवनिंग वाला सेलेक्ट किया, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखे, टेबल 1 और इवनिंग। अब आपका जो डेटा है उसमें एक शीट है, इवनिंग जो है वो शीट है, इवनिंग के नाम से शीट है, और टेबल के नाम से टेबल है। ठीक है, तो अगर आपके डेटा में टेबल है तो आप दोनों के देखोगे तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस वैसे नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आपको फिलहाल अभी टेबल ही सिलेक्ट करना है, इवनिंग सेलेक्ट नहीं करना। टेबल सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ से टेबल 1 का नाम चेंज करके इवनिंग कर दो, इवनिंग शिफ्ट। सेकेंड जनरल शिफ्ट, फिर से आप ओपन करेंगे, जनरल शिफ्ट का टेबल हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, इसका नाम रख दिया जनरल शिफ्ट। ये जनरल शिफ्ट का डेटा होगा। हाँ टेबल ही कीजिए, दूसरा वाला भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी टेबल और शीट एक ही जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस केस में आप टेबल सेलेक्ट करेंगे और किस केस में शीट सेलेक्ट करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी तो खैर दोनों में आप डेटा का प्रीव्यू देखोगे तो एक ही जैसा दिखेगा, तो इसलिए कुछ भी सेलेक्ट करो, यहाँ पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मॉर्निंग शिफ्ट हमने सेलेक्ट किया, तो मॉर्निंग शिफ्ट में मैं अभी शीट ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा डेटा आपको पहले मिल रहा था वैसा ही मिलेगा। और लास्ट है हमारा इवनिंग या नाइट, सॉरी। तो ये चारों हो गए, हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये चार अलग अलग शिफ्ट के आपको वर्कबुक का डेटा मिल गया एक जगह पे। आपको क्या करना है, तो इनका एक सिंगल टेबल क्रिएट करना है। इनके लिए एक सिंगल टेबल अगर आपको क्रिएट करनी हो तो आप अपेंड क्वेरी पे जाके अपेंड क्वेरी कर सकते हैं, या अपेंड क्वेरी एज न्यू कर सकते हैं। ठीक है, अपेंड क्वेरी करेंगे तो जो टेबल अभी सिलेक्टेड है उसी में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और अपेंड क्वेरी एज न्यू करेंगे तो एक नया टेबल क्रिएट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड क्वेरी एज न्यू, मतलब एक नया टेबल इसके लिए बना रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं ऑल शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हैं उन शिफ्ट का डेटा रखूँगा। तो आप जैसे अपेंड क्वेरी एज न्यू किया, आपको यहाँ पूछा गया कि आप दो टेबल को अपेंड करना चाहते हो या दो से ज़्यादा। तो कितने टेबल है अपने पास अपेंड करने के लिए, दो से ज़्यादा, मतलब थ्री या थ्री से ज़्यादा। तो हमने 3 और मोर टेबल कर दिया।
कौन कौन सा टेबल है? तो एक तो नाइट पहले से सिलेक्टेड है, हमने इवनिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ ऐड कर दिया। तो जो जो टेबल अपेंड होना है उसको इस बॉक्स के अंदर रखना है। तो नाइट तो पहले से ही था क्योंकि वो पहले से ही सिलेक्टेड था, इसलिए सिलेक्ट हो गया। इवनिंग वाला सिलेक्ट करके ऐड कर दिया, जनरल वाला शिफ्ट करके ऐड कर दिया, मॉर्निंग वाला शिफ्ट करके ऐड कर दिया। जिस सीक्वेंस में ऐड किया है, जिस सीक्वेंस में आपका यहाँ पे लिखा गया है, उसी सीक्वेंस में आपका वो डेटा अपेंड करेगा। अगर आपको ये सीक्वेंस चेंज करना हो, है ना, मान लो मॉर्निंग वाला पहले चाहिए, उसके बाद जनरल वाला चाहिए, फिर इवनिंग वाला चाहिए, फिर नाइट वाला चाहिए, है ना, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन होता है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो ये ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है। तो मैंने नाइट पे सेलेक्ट किया, राइट, नाइट पे सेलेक्ट किया और डाउन को प्रेस किया। जितनी बार प्रेस करेंगे उतना नीचे चलता जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग वाले को ऊपर करना है तो मैंने मॉर्निंग पे क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया तो सबसे ऊपर पहुंच गया। जनरल शिफ्ट को ऊपर करना है तो जनरल शिफ्ट को यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सीक्वेंस जो है आपके लोड होने के, उसको मूव कराने का ऑप्शन है ना। तो जिस सीक्वेंस में आपने लोड किया उसी सीक्वेंस में आपका डेटा आपको अपेंड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ओके करना है। ओके करते ही आप देखोगे कि जितने भी डेटा थे आपके वो सब मर्ज होके एक साथ आ गए, ठीक है। ये बन गया नया टेबल, अपेंड किया हुआ टेबल। और अपेंड किए हुए टेबल में मॉर्निंग, इवनिंग, जनरल और नाइट, ये चारों शिफ्ट के डेटा एक जगह पे अपेंड हो चुके हैं। तो अपेंड करने का कैच क्या है कि आपके कॉलम के नाम सेम होने चाहिए। कॉलम के नाम सेम नहीं होंगे तो वो अपेंड ही नहीं कर पाएगा, समझे। हर एक टेबल में एम्प्लॉय नेम और प्रोडक्टिविटी 2 कॉलम थे, इसलिए वो अपेंड कर पाया। अगर नहीं होता तो अपेंड नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो अपेंड करने की ये कंडीशन है। हाँ, हो गया, चला आपका अपेंड हो गया, ठीक है। अपेंड और मर्ज समझ आया। अब आप देखो कि आपके जो डेटा सेट मैंने दिए हैं उसमें एक मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज डिफरेंट टेबल, ठीक है। मैं डेटा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है आपके पास होमवर्क। आपका क्या है कि आपको आपकी ये 3 टेबल आपको दे रखे हैं, एक ही शीट के अंदर 3 टेबल हैं। एक में पॉलिसी का डेटा है, दूसरे टेबल में पॉलिसी और उसके प्लान नंबर का डेटा है, और तीसरे में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रीजन का डेटा है, ठीक है। आपको पॉलिसी के ही अंदर प्लान नंबर को मर्ज कराना है, पॉलिसी टेबल के ही अंदर प्लान नंबर को मर्ज कराना है, और पॉलिसी टेबल के ही अंदर हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रीजन मर्ज कराना है। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, मर्ज ये क्या ना, हाँ, डिफरेंट टेबल्स, राइट, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? 3 टेबल आपको दे रखे हैं। आपको जो ये टेबल दे रखा है, इस टेबल के अंदर प्लान नंबर मर्ज करना है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रीजन मर्ज करना है। जो आपको अलग अलग टेबल में दे रखा है उसका डेटा यहाँ पे मर्ज होना चाहिए, ऑब्वियसली रिलेशन, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए आपको दे रखा है ना, यहाँ पे पॉलिसी का नाम दे रखा है, यहाँ पे पॉलिसी का नाम है, उस पॉलिसी के नाम के आगे प्लान नंबर आना चाहिए, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है, उसके नाम के आगे रीजन आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करके, होमवर्क है ये आपके लिए, इसको करके नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए।